नमस्कार। यूक्रेन के युद्ध से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि अगर आप समर्थ नहीं हैं, आपके पास ताकत नहीं है, तो आप पर कभी भी हमला हो सकता है और आपका देश कभी भी किसी का गुलाम हो सकता है। कोई और देश आपके ऊपर विजय पा सकता है। आपके कमाए हुए डॉलर्स, आपकी पूरी तरक्की, यहाँ तक कि आपकी डेमोक्रेसी, ये किसी काम की नहीं रह जाएगी। और ऐसे में आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा और आपको हेल्प करने कोई नहीं आएगा। 1962 में जो सिचुएशन आज यूक्रेन झेल रहा है, 1962 में इंडिया ने भी यही सिचुएशन झेली थी और उसके बाद से इंडिया ने सबक लिया और अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी। गलवान एक चेतावनी थी और उस चेतावनी का इंडिया ने कितनी अच्छी तरीके से उपयोग किया, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। उससे पहले अगर आप इस चैनल को पसंद करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ में बेल आइकन दबाएं। आपको लेटेस्ट खबर से अपडेट करते रहेंगे हम। अब आते हैं वापस उसी खबर पे। गलवान के बाद इंडिया को पहले भी पता था, लेकिन गलवान के बाद इंडिया ने टू फ्रंट वॉर पे जो अपने डेवलपमेंट दिखाई है, लगभग हर महीने दो तीन मिसाइल टेस्ट हो रहे हैं। हमारे जो शिप्स हम बना रहे हैं वो इंडक्ट किए जा रहे हैं, जो हम सबमरीन्स बना रहे हैं इंडक्ट किए जा रहे हैं। साथ में जो काम हम कर रहे हैं उसका हम जैसे बोलते हैं ढिंडोरा भी पीट रहे हैं, उसको हम दुनिया को बता भी रहे हैं। ये बताना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आजकल डिफेंस जो है वो पावर प्रोजेक्शन पे चलती है, एक्चुअल लड़ाई पे नहीं। पता था रशिया को कि यूक्रेन की जो एयरफोर्स है बहुत छोटी है, वो मेरी एयरफोर्स के सामने टिक नहीं सकती। आर्मी जो है यूक्रेन की वो थोड़ी मजबूत है, इसलिए आर्मी इतनी आसानी से नहीं घुसी, पहले एयरफोर्स से काम किया गया। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि आप पावर प्रोजेक्शन ज़रूर करें और बताएं कि मेरे पास ये है, अगर मुझ पे हमला किया तो इसी से जवाब मिलेगा। साथ में यूक्रेन की कहानी में एक बात और साफ हुई कि नेटो साथ नहीं आएगा, न यूएन साथ आया। यूएन तो वैसे भी आज एक बिल्कुल जिसे बोलते हैं एक बूढ़ा जो कि 80 साल का हो चुका है, उस तरीके से चल रहा है। आज भी वो अपनी वो हथियार उसने जो उस ज़माने में ख़रीदे थे 1947 में, वो अपने 5 बाजू जो उसने रखे थे, जिनको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनाया था, उनमें से 2 ब्रिटेन और फ्रांस, उन दोनों से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है आज इंडिया। फिर भी उसने उनको परमानेंट मेंबर बनाया हुआ है, इंडिया को नहीं बनाया हुआ। मतलब वो उन उन हथियारों को, उन खंभों को पकड़ के खड़ा है जो कि 1947 में 1945 में हुआ करते थे पावरफुल, पर आज नहीं। आज उससे ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज़ और भी हैं जो कि शायद डिज़र्व करते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाना, लेकिन वो नहीं, उनको उनको घुसने की जगह नहीं दी जा रही है। ये वो लोग नहीं घुसने दे रहे जो कि पहले से वहाँ बैठे हैं। और क्या वो आज इस दुनिया के कंट्रीज़ की रक्षा कर सकते हैं? यूक्रेन ने बिल्कुल क्लियर बताया। इससे पहले सद्दाम हुसैन पर हमला हुआ, अमेरिका ने किया, यूएन ने देखता रहा, तमाशा देखा यूएन ने। सद्दाम हुसैन के ऊपर हमला होता रहा, यूएन चुप रहा। उसके बाद कोसोवो को अमेरिका ने एक अलग देश बनाया, यूएन शांति से देखता रहा, बोला कुछ नहीं। साउथ ओसेटिया और अबकाजिया पर रशिया ने कब्जा किया, जॉर्जिया एक कंट्री है उसके पार्ट थे ये, वहाँ पर अपनी आर्मी घुसा दी, यूएन फिर मूक दर्शक बना रहा। अब देखने की बात है कि यूएन क्या कर सकता है। यूएन कुछ नहीं कर सकता, न नेटो आपके साथ होगा, न यूएन आपके साथ होगा, कौन होगा। इसलिए ज़रूरी है कि अपनी ताकत स्ट्रांग रहे और इंडिया इस पर बहुत दिनों से काम कर रहा है। अभी पिछले 48 घंटे में या 72 घंटे में बोल लीजिए आप, कि जो खबरें आई हैं उनसे पता लगता है, ये मैं सिर्फ 3 दिन की खबरें बताऊंगा। इससे पहले जितनी थी, हमने हमारे जो मिसाइल टेस्ट से या हमने और क्या किया, या S-400 आई और डिप्लॉयमेंट हुआ, ये सारी बातें अलग हैं जो इंडिया कर रहा है। लेकिन यूक्रेन के कंटेक्स्ट में यूक्रेन का अभी एक ताज़ा झटका लगा है पूरी दुनिया को और ये बहुत सीरियस मैटर है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले 3 दिन में जो हमें खबरें दिखी हैं वो क्या है। इनफैक्ट दुनिया के सामने हमने डिक्लेयर किया कि 36 राफेल हमारे पास आने थे, 35 आ चुके हैं और फुल्ली डिप्लॉयड हैं 35। इनफैक्ट हम लोग
करने जा रहे हैं ये एक अंबाला एयरबेस पे, ये भी खुद ही बताया हमारी गवर्नमेंट ने। एक स्क्वाड्रन 18 का अंबाला एयरबेस पे होगा, एक स्क्वाड्रन 18 का हाशिमारा एयरबेस वेस्ट बंगाल में होगा। ये डोकलाम के पास पड़ता है हाशिमारा एयरबेस, और अंबाला एयरबेस पाकिस्तान को चेक करेगा, हाशिमारा एयरबेस चाइना को चेक करेगा। क्यों? अंबाला से हम चाइना को नॉर्दर्न फ्रंट पे देख सकते हैं, और हाशिमारा से हम चाइना को ईस्टर्न फ्रंट पे देख सकते हैं। एक डर ये है कि चाइना उस साइड से घुस के, भूटान की साइड से यानी कि सिक्किम की साइड से घुस के और हमारे चिकन स्नैक को तोड़ने की कोशिश की जाए कर सकता है। और ये बात पाकिस्तानी बार बार बोलते हैं, तो वहाँ पे हमारा डिप्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे हमने डिप्लॉयमेंट अच्छा रखा है, और ये जो हमारा राफेल का पूरा यूनिट है 18 या राफेल, इसके बाद और भी डिप्लॉयमेंट्स होंगी। हम अपना वहाँ पे तेजस भी रखेंगे, तेजस का लेटेस्ट वर्जन रखेंगे। खैर ये रखे हुए हैं अभी के लिए, और चाइना को ये बात बहुत क्लियरली पता है। और ये जो है पूरा का पूरा सेकंड स्क्वाड्रन जो राफेल का है, ये 2021 में ही आ गया था, डिक्लेयर अब किया। साथ में ये राफेल जो हैं ये अभी ऑपरेशन एक्सरसाइज वायु शक्ति होने वाला है जैसलमेर में अगले महीने, उसमें भी पार्ट लेगा और दिखाएगा कि मेरी काबिलियत क्या है। प्राइम मिनिस्टर भी उसमें होंगे, प्राइम मिनिस्टर के सामने दिखाया जाएगा। देन दूसरी चीज़, हमारा सी ट्रायल्स चल रहे हैं स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं सबमरीन के। ये सारी चीज़ें इकट्ठे होती हैं। 5वीं सबमरीन के सी ट्रायल्स चल रहे हैं स्कॉर्पियन क्लास के, जिसको हम कलवरी क्लास बोलते हैं। सी ट्रायल्स के बाद ये भी इंडक्ट हो जाएगी। अभी शिप्स भी आए थे, हमने देखा एनएस विशाखापट्टनम और भी शिप्स। लेकिन उसके साथ हर महीने, हर 2 महीने में हम कुछ नया इंडक्ट कर रहे हैं। इससे हमारी शक्ति बढ़ रही है। साथ में बोइंग ने नेवी को P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट दिया। ये भी खबर अभी हाल में आई, पिछले 48 घंटे में ही आई है। ये 12th मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, जिससे कि ये हमारी बैकबोन भी है, 12वां है, और ये बड़े काम की चीज़ है। ये दुश्मन के सबमरीन को और दुश्मन के शिप्स को एकदम सिक्योरेट पता लगा सकती है, जिससे कि कोई हमारे इंडियन ओशन में या हमारी समुद्री सीमा के आसपास ना आ पाए। समुद्र से हमला ही सबसे डेंजरस होता है। इसके साथ साथ हमारे जो टैंक्स हैं, इनफैक्ट जो टैंक है हमारे T-90, उसका रेट्रो मॉडिफिकेशन होना है, जिसके लिए MOD ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया 1075 करोड़ का। उसमें करना क्या है, उसमें होगा नाइट व्यूइंग लगेगी, उसमें कमांडर्स साइट ऑफ इंडियाज़ फ्लैगशिप टैंक ये होगा, ये हमारा फ्लैगशिप टैंक ही है। ये कमांडर्स साइट बेटर की जाएगी। साथ में उसमें इमेज कन्वर्टर लगेंगे, वो भी ट्यूब बेस्ड साइट। अच्छा, ये टैंक अगर ये इसको कैपेबिलिटी मिली, तो इसका मतलब ये टैंक चाइना के किसी भी टैंक से, पाकिस्तान के किसी भी टैंक से कंपैरेबल होगा, कम नहीं होगा। आगे हमारे DRDO ने 26 और 27 तारीख के लिए, अभी 26-27 आई नहीं है, हाल में आने वाली है, 26 और 27 तारीख के लिए नो टाइम लगाया, नोटिस टू एयरमैन, मतलब यहाँ पर आप इस एरिया में प्लेन ना उड़ाएं। ये बे ऑफ बंगाल में दिया, उड़ीसा के पास, जहाँ पे हम मिसाइल टेस्ट करते हैं। उम्मीद है कि अस्त्र मिसाइल का मैक 2 वर्जन टेस्ट किया जाएगा, ये भी अगले 2 दिन में हो जाएगा। और या फिर हो सकता है कि MRSAM मिसाइल टेस्ट की जाए, 2 में से एक। हमने पिछले करीब 1 साल में देखा है कि मिसाइल टेस्ट हमने बहुत किए, और उन्हें हमने बताया भी। हमने अग्नि टेस्ट किया, बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया, उन्हें हमने बताया भी। ये चाइना को और पाकिस्तान को दोनों को पता होना चाहिए कि अब हमारे पास क्या क्या मिसाइल्स हैं। आप लड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको हम एक बार में सिखा देंगे। खैर, इसके आगे एक नोटैम और इशू किया गया है, जिसमें यह लग रहा है कि हम हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट कर सकते हैं। गारंटी नहीं, DRDO भी हमें बताएगा, लेकिन DRDO ने पहले ही बता दिया था, गवर्नमेंट ने पहले ही बता दिया था कि हाइपरसोनिक मिसाइल 2022 में टेस्ट होगी। तो वो कैसे होगी, क्या होगा, कब होगा, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल हम जल्दी टेस्ट कर लेंगे, जिससे कि चाइना पाकिस्तान दोनों को ये तो समझ में आएगा कि इसे छेड़ना ठीक नहीं है। टू फ्रंट वॉर में भी हमारे ये मिसाइल्स और हमारे ये लेटेस्ट इक्विपमेंट और हमारे ये लेटेस्ट तैयारी, ये बड़े काम आएगी।
यूक्रेन जैसी हालत तो कतई नहीं हो पाएगी। और हम क्वाड में हैं और वो सब हैं, दूसरे ग्रुप्स में हैं। हाँ, अच्छी बात है वहाँ होना, अच्छी बात है, हो सकता है ये काम करे, लेकिन अपनी तैयारी ऐसे रखनी है कि हम अकेले ही इन पर भारी पड़े। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।